सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सप्लेन कर लिया था, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और फिर आगे के एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करो। ठीक है, ताकि उन लोग भी क्या कर सके, इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो। द प्रोडक्ट ऑफ नीलमणिस एज 5 ईयर एगो एंड 8 ईयर एगो इज 40। नीलमणि कोई एक आदमी है जिसका 5 साल पहले का एज और 8 साल पहले के एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 40 है। फाइंड नीलमणिस प्रेजेंट एज। तो देखो, एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एजेस वाले क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उनके प्रेजेंट एजेस जो है एज्यूम करने हैं। ठीक है, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि इज एक्स ईयर। सपोज दैट नीलमणि का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, एक्स ईयर है। तो अभी उसका प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा। सो 5 years ago नीलमणि's एज वॉस, आप लिख लेना स्टेटमेंट, 5 year ago नीलमणि एज वॉस x-5 ईयर। जैसे अभी आपकी एज अगर 15 ईयर है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 15 में से 5 माइनस कर दो। ठीक है, एंड 8 years ago नीलमणि's एज 8 साल पहले कितना रहा होगा, x-8, x-8 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 5 साल पहले का एज और 8 साल पहले के एज का जो प्रोडक्ट है, तो यही आएगा प्रोडक्ट, वो कितना होता है, 40 होता है। तो उसका प्रेजेंट एज हमको बताना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। x का मल्टीप्लीकेशन जब इसके साथ होगा तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5x। -8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -8x। और 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। तो +40 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये जो -40 इधर आके कितना, +40 इधर आके कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, x² -8 और -5 ऐड होकर कितना हो जाएंगे, -13x इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख ही नहीं रहा है, तो एक काम करो, इसमें से x कॉमन ले लो, अंदर में कितना बचेगा, x - 13 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आएगी 0 और एक x की वैल्यू आएगी x - 13 इज इक्वल टू 0। तो उसका प्रेजेंट एज 0 ईयर तो हो नहीं सकता, तो फिर x इज इक्वल टू 0 आंसर नहीं होगा, x इज इक्वल टू 13 उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप इसको करके देख लो, आपको आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रेजेंट एज आप लास्ट में लिखना, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ द नीलमणि इज 13 ईयर करके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा क्वेश्चन नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो। सम स्टूडेंट प्लान्स अ पिकनिक। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, पिकनिक का प्लान किया, जैसे आप लोग भी करते होगे पिकनिक का प्लान। ठीक है, द बजट फॉर फूड वॉज 480। जो पिकनिक का जो बजट था वो टोटल कितना था, 480 रुपीज। इतने का उनका बजट था और इतने में ही उनको पिकनिक करना था। बट 8 ऑफ देम फेल टू गो। लेकिन उसमें से 8 लोग क्या हो गए, जाने से फेल हो गए, नहीं जा पाए किसी भी कारण से। ठीक है, एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर। तो देखो, अब अगर 8 लोग नहीं गए और बजट कितना है, 480 का, तो पहले मान लो इन लोग कुछ रुपीस देते थे, लेकिन अब 8 लोग कम हो गए, तो जितने लोग जाएंगे अब उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 8 लोग नहीं जाते हैं तो हर एक मेंबर को क्या करना पड़ता था, जो पहले जो डिसाइडेड था उसमें से 10-10 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। ठीक है, सो हाउ मेनी अटेंड द पिकनिक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने लोगों ने पिकनिक क्या किया, अटेंड किया, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि कितने लोग पिकनिक में जाने वाले थे। ठीक है, लेट द x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स planned for
पिकनिक। ठीक है, कितने कितने स्टूडेंट्स ने प्लान पिकनिक किया? एक्स स्टूडेंट ने। एंड ईच कंट्रीब्यूट वाई रुपीज। ये पहले केस की बात है। ठीक है, पहले केस की बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बच्चे थे जाने के लिए और सबने वाई वाई रुपीज दिया, तो बजट कितने का बना था? 480 रुपीज का बजट बना था। ये स्टार्टिंग का केस है। बट नाउ आगे हम लोग लिखेंगे, बट नाउ 8 of them failed to go. But now 8 of them failed to go. ठीक है, now total student go to picnic। पहले कितने लोगों ने डिसाइड किया था? एक्स लोगों ने। अब उसमें से 8 लोग कम गए, तो एक्चुअल में पिकनिक में कितने लोग गए? एक्स माइनस 8 गए। ठीक है, एंड द कॉस्ट increases 10 rupees each, so new cost is equal to, देखो पहले x बच्चे थे और एक एक बच्चे वाई वाई रुपीज देते थे, लेकिन अब 8 बच्चे कम हो गए, तो अब उनको कितना देना पड़ रहा है? जो बच्चे उसको 10-10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सो y प्लस 10, पहले y रुपीज देते थे, अब 10-10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन इस केस में भी दोनों का जो बजट रहेगा, मतलब x माइनस 8 जितने बच्चे गए और जितना पैसा दिए, दोनों को मिलाकर अभी भी प्लान पिकनिक का बजट कितना रहेगा? 480 ही रहेगा, क्योंकि ये तो प्री डिसाइडेड था बजट हमारा। ठीक है, अब देखो वापिस से एक और बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या? एक्स नंबर ऑफ बच्चे पिकनिक के लिए गए, ये हमने अज्यूम कर लिया, और एक एक ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया स्टार्टिंग में? वाई रुपीज। तो इनका बजट कितना बना था? 480। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किए? तो देखो मान लो 3 बच्चे थे और 3 ने 20-20 रुपए दिए, तो टोटल पैसा कितना होगा? मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से एक्स बच्चे थे, वाई वाई रुपीज दिए, तो बजट कितने का बना? 480 का बना। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी रीजन से 8 बच्चे कम हो गए, तो पिकनिक में जाने वाले कितने बच्चे बचे? एक्स माइनस 8, उसमें से 8 कम कर दो। तो जब 8 कम हो गए, तो इनको जो वाई वाई रुपीज देते थे अब 10-10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो नया कॉस्ट कितना हो गया? वाई प्लस 10। लेकिन अभी भी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा? 480 ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। x का मल्टीप्लीकेशन एक बार किसके साथ होगा? y प्लस 10 के साथ, फिर माइनस 8 का मल्टीप्लीकेशन y प्लस 10 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 480 हो जाएगा। अब देखो x इंटू वाई कितना हो जाएगा? xy, x इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10x, 8 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 8y, और ये हो जाएगा माइनस 80 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 480। ठीक है, अब देखो x इंटू वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग कितना रख सकते हैं? इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू आएगी 480 प्लस 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू 480। ये 480 और ये 480 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा? देखो हमारे पास क्या बचा? 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इक्वेशन 1 से अगर चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी? 480 अपॉन में x। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 8 और y की जगह हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। नाउ आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 और x का एलसीएम कितना आएगा? x आएगा, और ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 8 इंटू 480 जब करेंगे तो ये आएगा 8 0 0, 8 8 64 का 4 कैरी गया 6, 8 4 32, और ये हो जाएगा 38। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 80x इज इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में ये जो x डिवाइड कर रहा है इधर जाके 0 को मल्टीप्लाई करेगा और खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? 10x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस
80x इज इक्वल टू 0। नाउ ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 10x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से 10 कॉमन ले लो, अंदर में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 10 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके खुद 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ देख लेना, ठीक है। फैक्टराइज कैसे होगा, सो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट टर्म कितना है 384 माइनस 384, मतलब दोनों को मतलब कितना आ गया 384 माइनस में। तो माइनस 384 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से क्या मिले -8 मिले और मल्टीप्लाई करने से 384 मिले। तो आप वापिस से ये वाला एलसीएम वाला मेथड यूज करना और वहां से पेयर निकाल लेना, ठीक है। तो अभी ये किसमें ब्रेक होगा, ये होगा -24 और +16 में जो है ये ब्रेक होगा, ठीक है। आप करके देख लेना, आपको यही भी चीज मिलेगी -0, ठीक है। अब इसके बाद देखो फर्स्ट से क्या कॉमन निकलेगा, x अंदर में बचेगा x -24, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 16 कॉमन निकलेगा और यहाँ बचेगा x -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद x -24 यहाँ से आया और दूसरा आया x + 16 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से x -24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x + 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16। तो -16 बच्चे तो प्लान नहीं किए होंगे, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। सो स्टार्टिंग में जो प्लान किए हुए बच्चे थे वो कितने थे 24। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट planned for picnic is 24। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि उन लोगों का नंबर बताओ जो पिकनिक में गए हैं। तो पिकनिक में जाने वाले बच्चे कितने थे x -8, तो 24 -8 मतलब कितने बच्चे 16 बच्चे क्या किए हैं पिकनिक जो है गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, नोटेड डाउन। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 40। कमल ने क्या किया, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया 40। एंड क्लास टेस्ट ऑफ ग्रेड 10, क्लास 10th का बच्चा है वो। इफ द मार्क्स विच ही गोट इन मैथमेटिक्स आर इंक्रीज्ड बाय 3 नंबर। अगर बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में उसको जितने नंबर मिले हैं अगर उसमें इंक्रीज कर देते हैं 3 मार्क्स, एंड मार्क्स ही गेट इन इंग्लिश डिक्रीज्ड बाय 4। इंग्लिश में उसको जितना मिला उसमें से 4 कम कर देते हैं और मैथमेटिक्स में उसको जितना मिला उसको 3 बढ़ा देते हैं। तो बोल रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इज 360। तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इज 360। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। तो देखो क्या आपको मार्क्स पता है कि उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश में नहीं पता है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द मार्क्स obtained in mathematics is x and in English is y, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि टोटल जो मार्क्स है मतलब x + y, ठीक है, वो क्वेश्चन में बोला है कितना है, देखो 40 है। दोनों का टोटल मार्क्स कितना है 40, ठीक है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स का टोटल मार्क्स है 40, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x + y इज इक्वल टू 40। उसके बाद बोला है कि इफ 3 मार्क्स इंक्रीजेस इन मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख देता हूं मैं, देन न्यू मार्क्स, अगर मैथमेटिक्स में उसको 3 नंबर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका नया मार्क्स कितना हो जाएगा x + 3 एंड 4 मार्क्स decreases in English, then new marks will be कितना हो जाएगा
y माइनस 4, अगर मैथ्स में 3 नंबर बढ़े तो x प्लस 3 और उसके बाद इंग्लिश में कम हो गए मतलब y माइनस 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब ये मार्क्स कम और ज्यादा हो जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है मतलब x प्लस 3 और y माइनस 4, इसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बिकम 360, इनका प्रोडक्ट हो जाता है 360। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा xy, x इंटू 4 हो जाएगा माइनस 4x, फिर उसके बाद 3 इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पर 3y, ठीक है, और 3 4 जा कितना हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 360। नाउ इक्वेशन नंबर 1 से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस x। तो जहां जहां y दिखेगा आप वहां रख देना 40 माइनस x माइनस 4x, उसके बाद हो जाएगा प्लस यहाँ आएगा 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 360। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, x इंटू 40 हो जाएगा आपका 40x हो जाएगा, x इंटू x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस 4x, यहाँ अच्छा यहाँ पर भी तो 3y है, तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 40 माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 360। नाउ अब इसको आप सिंप्लीफाइड करते जाओ, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा 120, 3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल, बाद क्या होगा देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x। अब देखो 360 में से अगर 120 जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 240 और यहाँ बचेगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 252 इज इक्वल टू 0। सबसे माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252। ठीक है, अब आप इसको क्या करना, स्प्लिट करना, स्प्लिट करने से आपको दो नंबर्स मिलेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 252। तो 252 को आपको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से कितना मिले, यहाँ पर माइनस 33 मिले, और मल्टीप्लाई करने से कितना मिले 252 मिले। तो आप इसका एलसीएम ले लो, स्प्लिट होगा आपका, देखो 152 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 2 और ये आएगा 3, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 7, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जब आप यहाँ से पेयर ढूंढोगे तो आपको पेयर क्या मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ से हमने क्या किया, 33 को ब्रेक कर दिया माइनस 21 और माइनस 12 में, ये इजीली कर सकते हो, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी अब तक। तो यहाँ बचेगा x माइनस 21, यहाँ से कॉमन निकला माइनस 12, तो यहाँ बचेगा x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर एक बार यहाँ से कॉमन लोगे x माइनस 12 और दूसरी बार आप लोगे x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आएगी 12 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 21। तो आप दोनों में से जो भी वैल्यू लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको दूसरे सब्जेक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप x के जगह जो है 12 लेते हो, ठीक है, दो वैल्यूज आई है हमारे पास 12 और 21, आप इसके बाद यहाँ पर पुट कर लेना एक एक बार। जब आप यहाँ पर रखोगे x के जगह जब आप 12 रखोगे, इसमें जब आप x की वैल्यू 12 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, और जब आप x के जगह 21 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 21 माइनस करेंगे तो 19 जो है आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप आंसर चेक कर लेना। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 4 को समझने से पहले कुछ चीजें जो है हमको समझनी पड़ेंगी, और वो है हमारे लिए अभी नया टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये चीज अभी तक आप क्लास 9 तक नहीं पढ़े थे, लेकिन अब आप यहाँ पर एक नया टर्म्स पढ़ने वाले हो, डिस्क्रिमिनेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट्स करके। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये चीज तो समझ ली होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स देख चुके हैं। एक तो हमने क्या देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमने देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, लेकिन वहां पर हमको क्या करना पड़ता था, बहुत सारे फैक्टराइज करने पड़ते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज करना पड़ता था।
तीसरा जो मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तीसरा मेथड है और ये इजी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बेसिकली ए, बी और सी के बीच में क्या करता है, रिलेशन बताता है। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, लास्ट टर्म। इन तीनों में जो रिलेशन बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तो हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है, ए बी और सी में रिलेशन बताता है और इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका एक्चुअल यूज इक्वेशन में क्या होने वाला है, तो आंसर है जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे d की वैल्यू जब आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको 3 केसेस मिल सकते हैं। पहला केसेस उसमें क्या हो सकता है कि d की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव नंबर मिल सकता है इसको सॉल्व करने से। तो जब आपके पास d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब उसके जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशंस कैसे होंगे, रियल होंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल नंबर होंगे, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी, तो वो दो वैल्यूज कैसी होंगी, रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे अगर किसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 है तो x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, 1 नहीं होगी, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 2 3। तो इसमें क्या होता है, x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग जो है होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस आपको ये मिल सकता है कि d की वैल्यू हो सकता है आपको 0 मिल जाए, तो उस समय जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर क्या होते हैं, उस समय भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, लेकिन वहां पर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वहां पर क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 आई है तो दूसरी वाली वैल्यू भी x की क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 होती है तब इसका मतलब आपको समझ में आया कि उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और रियल होने के बाद कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहां पर देखो x की वैल्यू 1 आ रही थी और x की वैल्यू 2 आ रही थी, यहां पर दोनों ही केसेस में क्या होंगी, सेम आएगी। जैसे अगर x की वैल्यू पहली वाली वैल्यू 2 आ रही है तो x की दूसरी वैल्यू भी 2 आएगी। अब तीसरा केस आपको यह मिल सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है, 3 केसेस हो सकते हैं, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर। तो जब 0 से छोटा आ जाता है मतलब नेगेटिव नंबर आ जाता है, उस समय नो रियल रूट्स, उस समय कोई आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको इमेजिनरी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्लास 10th में केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ही पढ़ना है। केस नंबर 3 या आप क्लास 11th में जब मैथमेटिक्स लोगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंसेप्ट आएगा, तो वहां पर आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो हम लोग अभी देखेंगे केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट हमको क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, क्या वो इक्वल मिलेंगे, क्या वो अलग अलग मिलेंगे, क्या वो रियल नंबर मिलेंगे। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया इफ d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d की वैल्यू 0 है, व्हाट डज इट मीन, चार ऑप्शन दे देगा, ए रूट्स आर रियल, बी दे देगा रूट्स आर इमेजिनरी, सी दे देगा नॉट नन ऑफ दिस अबव, और डी दे देगा कि रूट्स आर नेगेटिव, करके ऐसे कुछ भी आपको चार ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा जब d की वैल्यू 0 होती है तो उस समय क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और कैसे होते हैं, इक्वल जो है होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको आगे की चीजें जो है समझनी है, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, नेचर बताओ। नेचर का मतलब क्या होता है, इसमें जो x के सॉल्यूशन आएंगे वो x के सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, क्या वो रियल होंगे, क्या वो इक्वल होंगे। सो देखो एक क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, बाकी में हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, आप यहां देख लें थोड़ा सा, ऑन कंपेयरिंग
द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा -5, साइन के साथ लिखना है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसको भूलना मत। बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट 5 है, माइनस लगाना भूल जाते हैं तो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है 6। तो ए बी सी जब आपको निकल जाएगा उसके बाद आप लिखोगे वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया है, कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह हम लोग रख देंगे -5, तो -5 के स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए इंटू 6, तो -5 के स्क्वायर 25, 6 4 जा 24। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 1। तो हमने तीन कंडीशन देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, 0 से बड़ी और 0 से छोटी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर जो डी की जो वैल्यू आई है, डी इज ग्रेटर देन 0, 1 क्या है 0 से बड़ा है। अब जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, रियल नंबर होंगी और अलग अलग होंगी, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें किसमें फैक्टराइज होगा, -3x और -2x में फैक्टराइज होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट से जो हमको चीजें मिली वो एक्चुअल में सही होंगी कि नहीं। तो अब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा x-2 और यहाँ आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0। फिर एक बार आप क्या करोगे, x-2 इज इक्वल टू 0 रखोगे, एक बार x-3 इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू आएगी 2 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 3। तो देखो इसने क्या बताया था, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। देखो 2 और 3 रियल नंबर है कि नहीं, और डिस्टिंक्ट होंगे। तो देखो एक x की वैल्यू 2 है, दूसरी x की वैल्यू 3 है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो एक तरीके से प्रेडिक्शन देता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, और वही चीज अभी हमको करनी है। तो एक क्वेश्चन जैसे हमने चेक कर लिया, इसका नेचर क्या होगा हमने बता दिया। तो हमारा नेचर क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर मान लो डी की वैल्यू 0 आ जाती तो हम लोग क्या लिख देते कि रूट्स तो रियल होंगे लेकिन वो आपस में इक्वल भी हो जाएंगे करके, ठीक है। अब चलेंगे सीधा हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक एग्जाम्पल हमने देख लिया और उसका प्रूफ भी हमने देख लिया कि सॉल्व करने से जो डिस्क्रिमिनेंट का प्रेडिक्शन होता है और एक्चुअल में सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो सेम आता है कि नहीं। तो इस केस में हमने देखा और सेम मिल गया। डिस्क्रिमिनेंट से हमने प्रेडिक्शन क्या किया था कि रूट्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, तो 2 और 3 रियल नंबर में आते हैं। और हमने एक और चीज प्रेडिक्शन किया था कि वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो 2 और 3 दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 4 की तरफ। देखो एक्सरसाइज 4 में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशंस अभी हमको दिए हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी। तो क्वेश्चन में ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ वो आपसे क्या मांगा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। मतलब वो आपसे पूछ रहा है डी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ये आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो आपको अपने पीडीएफ में गलत होगा उसको सुधार लेना। x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4। ध्यान से साइन को भूलना नहीं है, माइनस को अगर भूल गए तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो a b c मिल गया। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो -4 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a के जगह 1, c के जगह 2। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे हियर जो d की वैल्यू वह क्लियरली क्या है, 0 से बड़ी है। और जब 0 से बड़ी होती है, अच्छा हमको तो इसमें नेचर ही नहीं पूछा था तो हमारा आंसर यहीं तक कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इन केस ये नेचर पूछता तो यहाँ पर लिखते हियर d इज ग्रेटर देन 0, तो उसका नेचर कैसा होता, नेचर होता रियल रूट्स। रूट्स कैसे होते, रियल होते। तो यहाँ पर आप लिखते रियल रूट्स, या रूट्स आर रियल भी लिख सकते थे, एंड डिस्टिंक्ट।
जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो रूट्स आपको कैसे मिलेंगे, रूट्स मतलब सॉल्यूशन आपको रियल नंबर मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे, लेकिन हमको तो करने बोला नहीं है तो हम लोग उसको और जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो x-1 और 2x-1 है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x²। x को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना तो कर सकते हो क्लास 10th में आकर। फिर -1 का जब 2x के साथ करेंगे तो हो जाएगा -2x, माइनस में माइनस हो जाएंगे +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आओ, 2x² -x और -2x ऐड होकर कितने हो जाएंगे -3x +1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2, b इज इक्वल टू यहाँ कितना है -3, c इज इक्वल टू कितना है 1। सो वी नो दैट करके आप वापिस से लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है b² -4ac। अब देखो b स्क्वायर की जगह कितना आएगा -3 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a इंटू सी, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड, √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू मतलब x² का कोएफिशिएंट कितना है √3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2√2 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2√3। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b² -4ac। अब b के जगह आप क्या रख देना 2√2 रखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -2√3। तो देखो 2√2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। अब ये देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और ये बिना रूट वाला है ये भी बिना रूट वाला है, तो 4 2 जा हो जाएगा 8 √3। और यहाँ पर देखो √3 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ना 4a था, a की वैल्यू हमारे पास √3 थी, c की वैल्यू ये है, तो 4 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे 3। तो देखो 4 2 जा कितना हो गया 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे क्या हो जाएगा 24 ये कितना हो जाएंगे 32। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0। अच्छा, नेचर तो पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर यही तक कंप्लीट होता है कि d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 32 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है x² -4x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आपको डराने के लिए दे दिया है a, तो उससे डरने वाली बात नहीं, वो a के फॉर्म में दिया तो यही रहने दो। अब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b² -4ac होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज रखते हैं, b² की जगह कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर -4 a के जगह 1 और c के जगह a, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 इंटू ए 4a। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 16 -4a जो है आपको मिल जाएगी ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखो x² प्लस px प्लस qx। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं और दो बार x दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखो इसको हम लोग सुधार के लिख लेते हैं x², दोनों से आप x कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा p प्लस q इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू, देखो b की वैल्यू क्या होती है जो x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ तो x का कोएफिशिएंट दोनों है और कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इसीलिए कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² -4ac, तो b के जगह आप रख दो p प्लस q का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a और c के जगह 0। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास p प्लस q का होल स्क्वायर
और 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है चेक कर लेना, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, अगर कोई गलती होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, लेकिन निकालना डिस्क्रिमिनेंट किस फॉर्मूले से है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से ही आपको निकालना है। मे भी जल्दी जल्दी में कुछ सॉल्यूशन हो सकता है इधर कैलकुलेशन वगैरह, तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो छोड़ दिए, सेकंड क्वेश्चन में एक स्टेप और करना है। ये बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब पहले तो आपको नेचर बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चाहिए ही, तो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, फिर उसके बाद उसका क्या बताओगे, आप नेचर बताओगे। ठीक है, तो एक एक करके इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है वो हमारे पास कितना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू साइन के साथ -4 और c की वैल्यू 4। सो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह रख देंगे -4, तो -4 का स्क्वायर फिर 4 इंटू a इंटू c। सो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई 0। और याद करो हम लोग केसेस पढ़े थे कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस समय कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल। रूट्स मतलब जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो रियल तो होंगे, लेकिन एंड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू अगर पहली वैल्यू 2 आ रही है तो x की दूसरी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। ठीक है, तो उसको तो हमको सॉल्व करना नहीं है, हमको सिर्फ नेचर बताने था। तो नेचर कैसा है, रियल और इक्वल होंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, c की भी वैल्यू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह अभी हमारे पास कितना है 2, 2 का स्क्वायर फिर -4 इंटू a इंटू c। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई, -12। अब जो -12 है वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो आप यहाँ पर लिखना हियर d इज लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है तो नेचर कैसा होता है, नो रियल रूट्स। उस समय रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है, हम लोग बोल देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करके। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी -2√6 और c की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे फॉर्मूला पुट करने के लिए, स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना वी नो दैट d इज इक्वल टू दिस करके। अब यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो -2√6 का होल स्क्वायर फिर -4 इंटू a इंटू सी। तो देखो माइनस के स्क्वायर तो प्लस बन के बाहर निकलेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, सॉरी -4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 6 2 जा 24, 24 माइनस 24 मतलब 0। यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिली, 0 मिली। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है 0 मिलती है इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√5, c की वैल्यू हो जाएगी -1। सो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह आप रख दो 2√6 का होल स्क्वायर फिर -4 सॉरी 2√5 है ये, 2√5 का होल स्क्वायर फिर 4, a के जगह 1 और c के जगह -1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 1 जा 4। So 4 5 जा 20, 20 plus 4 will become 24। So डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर वो कितना है 24। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग here d is greater than 0, d is greater than 0,
देन रूट्स आर ऑब्वियस सी बात है रियल होंगे एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि डी की वैल्यू हमको क्या मिली, ग्रेटर देन 0 मिली है, इसलिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 3/5 होल स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3/5, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2/3, c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। अब यहाँ पर d का फॉर्मूला लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह आ जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इंटू सी। सो -2/3 क्या बन के बाहर निकलेगा, 4/9 बन के बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा देखो 4, ये हमारे पास कितना है 4a, यहाँ पर 5 है तो 4 3 जा 12, 12/5 इंटू 1 मतलब वही हो जाएगा वो तो। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितना है b स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा -12/5। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 9 5 जा एलसीएम आएगा 45, और यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा 12 9 जा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 108। अब इसके बाद आगे देखो क्या हो जाएगा 20 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा, -88, -88/45। अब आप इसको आगे सॉल्व मत करना, यहाँ पर माइनस लग गया मतलब d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे हियर d इज लेस देन 0। 0 से लेस देन का मतलब क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर, और जब 0 लेस देन आएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, क्योंकि जब नेगेटिव आ जाती है तो हमको पता है कि कोई रियल रूट जो है एग्जिस्ट जो है नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, और बोल रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर फोकस करो, रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल। तो जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं इसका मतलब d की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाती है, 0। अभी हमने स्टार्टिंग में 3 केस देखा था, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये वही केस है। अब आपको इन पांचों ही 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पांचों जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं इन पांचों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, d की वैल्यू 0 रख रख के जो है आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, थर्ड का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे a की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी, a की वैल्यू हमको मिलेगी 2, b की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी -10, और c की वैल्यू हमको कितने मिलेगी k। अब उसके बाद आप यहां पर निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, वी नो दैट करके b² माइनस 4ac। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो हम लोग d के जगह क्या रख देंगे, 0। तो आप वहां पर स्टेटमेंट लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो d विल बी 0। अब देखो b के जगह आप कितना रखोगे, -10, सो -10 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a इंटू सी। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये 0, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 4 2 जा कितना हो जाएगा -8k। -8k का जब साइड ट्रांसफर होगा इट विल बिकम 8k, एंड 8k इज इक्वल टू 100, सो k विल बिकम 100/8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 52 जार 4 2 जार, फिर अगेन जब जाएगा 2 2 जार, और ये जाएगा 25 2 जार, तो हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 25/2। तो फर्स्ट का आंसर है 25/2। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कितना है, kx² माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है k।
So discriminant d is equal to b square minus 4ac. Again roots are real and equal, so d के जगह आ जाएगा 0, b के जगह है हमारे पास -5, so -5 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a के जगह k है और c के जगह भी k है, तो ये हो जाएगा 0 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा k इंटू k 4k स्क्वायर। तो -4k स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करेगा तो यहाँ आकर कितना हो जाएगा +4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब जो 4 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाकर क्या करेगा 25 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 4। फिर अगले स्टेप में ये जो स्क्वायर है इधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन में 4, ठीक है 25 अपॉन में 4। तो 25 अपॉन 4 मतलब क्या बन के बाहर निकलेगा +-5 अपॉन में 4। तो यहाँ पर k की क्या हो गई, दो वैल्यूज निकली हमारे पास, एक +5/4 और दूसरा -5/4। तो दोनों में से जिसको भी आप लेना हो ले सकते हो, पीछे देख सकते हो किसी को लिया होगा आप उसको ले लेना, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देखो, 2x² प्लस kx प्लस 9/8 9/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, b की वैल्यू कितनी मिलेगी k, c की वैल्यू कितनी मिलेगी 9/8, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह हमारे पास है k, सो k का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a मतलब a की जगह 2 और इंटू 9/8। देखो 4 2s आर 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो अभी हमारे पास कितना बचा k स्क्वायर माइनस 9, और इधर तो हमको क्या रखना है 0, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड कैसे हैं इक्वल हैं। तो फिर ये -9 इधर आकर कितना हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा k स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर को इधर रख लेते हैं और 9 को इधर रख लेते हैं, तो ये स्क्वायर इधर जाकर कितना बन जाएगा स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है +-3। तो आपको जो आंसर लेना है इसमें से आप ले सकते हो। तो k की वैल्यू थर्ड केस में हमको कितनी मिली है +-3, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 9x² माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -k, c की वैल्यू है 16। अब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के जगह देखो हमारे पास कितना है -k, तो यहाँ रख देते हैं -k का स्क्वायर, फिर 4, फिर a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -k का स्क्वायर हो जाएगा +k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर हमारे पास है 4 इंटू 9 इंटू 16। तो 4 इंटू 9 इंटू 16 ये हो जाएंगे हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 16 ये हो जाएंगे 576, ये हो जाएगा 576। अब ये 576 जब इधर आएगा, इधर तो हमको 0 रखना है क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं, तो 576 इधर आकर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा k स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ देख लो, तो k की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर की वैल्यू है 576। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब 576 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग 526 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट है 24 का, तो +-24, तो +-24 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आप प्लस को लेना चाहो तो प्लस को ले सकते हो, माइनस को लेना चाहो तो आप माइनस को ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट वाले पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है kx² प्लस 4x+1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई k, b की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई 1। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह रख दो 4 का स्क्वायर,
फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 और a के जगह है k, c के जगह है 1, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4k और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रखनी है हमको, तो ये -4 किधर आकर कितना हो जाएगा +4k इज इक्वल टू 16, सो k इज इक्वल टू इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 16 अपॉन में 4, तो 16 अपॉन में 4 मतलब कितना आ जाएगा 4, तो फिफ्थ का आंसर हमारे पास कितना है 4। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने क्या चीज कर लिया, हमने रियल रूट्स सीख लिए, कैसे निकालते हैं रूट्स, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया, रूट्स के नेचर हमने देख लिए, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ही पेज में आज हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आराम से वीडियोस को देखते जाना, कुछ क्वेश्चन इधर मिलेंगे आपको जैसे यहाँ है, कुछ क्वेश्चन इधर मिलेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ से ये वाला पार्ट है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th था। ठीक है, 4th था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले के क्वेश्चन इधर है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।